फ्रेंड्स, रॉयल वेटरनरी क्लिनिक की तरफ से आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे टेल कैरेज पे, उसके बाद आज हम बात करेंगे रिटेन प्लेसेंटा। नॉर्मली जानवर जो है वो 12 से 24 घंटों में प्लेसेंटा रिमूव कर देता है, यानी जेर फेंक देता है। अगर किसी भी वजह से प्लेसेंटा का कुछ ना कुछ हिस्सा जानवर के अंदर रह जाए, जानवर उसको ना निकाले, तो इसको हम रिटेन प्लेसेंटा कहते हैं। Retained placenta should be considered as an event that is recorded in the form dairy recording keeping system। तो फॉर्म पे इस चीज़ पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा जानवर जिसमें सिंपल रिटेन प्लेसेंटा का केस हो, मतलब जो जानवर किसी भी किस्म के क्लिनिकल साइन ज़ाहिर ना करे, जैसा कि फीवर, जानवर का फीडिंग ना करना, मिल्क प्रोडक्शन रिड्यूस करना, और उसके बाद डिस्चार्ज में किसी किस्म की स्मेल का ना होना। तो ऐसे जानवर को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहिए, उसमें ज़्यादा हाथ नहीं मारना चाहिए, उससे जानवर मज़ीद ख़राब होगा, केस मज़ीद कम्प्लिकेट होगा, हम खुद ही उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात हम प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव कर रहे होते हैं, यानी हाथ से रिमूव करते हैं। तो जो प्लेसेंटा ये अभी यूट्रस से अटैच हो, तो उसको कभी भी मैनुअली रिमूव करने की कोशिश ना करें, तो इससे हम खुद इन्फेक्शन की वजह बन जाते हैं। तो ये जो हम मैनुअली रिमूव करते हैं, एक तो इसमें जानवर की जो फर्टेलिटी होती है वो मुतासर होती है, तो हम खुद हेमरेजिस की वजह बन रहे होते हैं यूट्रस के अंदर। उसके अलावा कंटेमिनेशन भी हम उसकी भी वजह बन रहे होते हैं, कंटेमिनेशन के ज़रिए और भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो लिहाजा कोशिश की जाए कि हाथ से जो है वो प्लेसेंटा को रिमूव ना किया जाए। जो फ्रेश कऊ है जिसमें रिटेन प्लेसेंटा का केस है, वो 6 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं उसमें मज़ीद इन्फेक्शन के, मेट्राइटिस के, एंडोमेट्राइटिस होगी इसके। सो मेट्राइटिस के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। उसके जो आपका वेटनेरियन है उसको फ्रेश को प्रोटोकॉल्स जो हैं वो इस्टाब्लिश करने चाहिए, ताकि आपका जानवर मज़ीद इन्फेक्शन से भी बचे और काविंग के बाद, पाचुरेशन के बाद जल्दी हीट में भी आए, तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर अंदर। तो हम डिस्कस करते हैं मेट्राइटिस को, इसमें हम पिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेट्राइटिस जो है फ्रेश काऊ में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम अपने जो फ्रेश काउज़ हैं उनके जो प्रोटोकॉल नहीं अपनाते पूरे, तो उसमें मेट्राइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अक्सर औक़ात ये पहले 10 दिन में ही डायग्नोज हो जाती है। तो मेट्राइटिस से जानवर को बचाना चाहिए। इसमें क्लिनिकल मेट्राइटिस जो है, इसमें यूट्रस की तमाम लेयर्स की इन्फ्लेमेशन होती है। इंसिडेंस रेट जो है वो मेट्राइटिस और सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस के 10% और 30% हैं, 10% एंड 30%। तो इसमें रिस्क जो फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करते हैं जो कि मेट्राइटिस का वजह बनते हैं। डिस्टोकिया, जिसको डिफ़िकल्ट बर्थ भी हम कह सकते हैं। उसके बाद स्टिल बर्थ, ट्विनिंग, रिटेन प्लेसेंटा। जब ये चीज़ें जानवर के अंदर होंगी, डिस्टोकिया हो गया, स्टिल बर्थ, ट्विनिंग और रिटेन प्लेसेंटा, तो ज़ाहिर है उसमें जानवर का जो ड्राई मैटर इनटेक है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अलावा अलामात देखेंगे मेट्राइटिस में क्या क्या हमें चेक करना चाहिए। उसकी जो फाउल स्मेलिंग होगी, वाटरी डिस्चार्ज, इसके अलावा जो टेम्परेचर है जानवर का वो मोर देन 103 होगा। यूट्रस की जो वाल होगी वो थिन होगी, उसमें गैस भी हो सकती है। एनिमल डिप्रेस्ड होगा, डिहाइड्रेशन होगी, और जानवर में भूख की कमी होगी, रिड्यूस एपिटाइट।
काविंग के बाद फीवर का होना मेट्राइटिस की तशखीस के लिए काफ़ी नहीं है। काफ़ी सारे साइंस हैं जिनको हमने नोट करके मेट्राइटिस डायग्नोसिस करनी होती है। बाकी सारे साइंस भी हमें लाजमी नोट करने चाहिए। तो मेट्राइटिस की डायग्नोसिस में फीवर बताया है हमने, टेम्परेचर 103 से ऊपर। इसके अलावा हर केस में टेम्परेचर का होना ज़रूरी भी नहीं है। रेक्टल एग्ज़ामिनेशन होगी। रेक्टल एग्ज़ामिनेशन में हमने विजाइना से जो है वो डिस्चार्ज बाहर निकालना है, रेक्टल पल्पेशन करनी है। रेक्टल पल्पेशन के दौरान यूट्राइन वाल को महसूस करें। अगर ये थिन वाल्ड है या गुब्बारे की तरह है तो चांसेस हैं जानवर को मेट्राइटिस है। तो बार बार पल्पेशन भी ना करें, क्योंकि इससे इरिटेशन होगी और यूट्रस जो होती है वो डैमेज भी हो सकती है। तो हमें ख़ुद भी केयर करनी चाहिए कि अगर हम रेक्टल पल्पेशन कर रहे हैं तो अपनी कोताही की वजह से जानवर के अंदर इन्फेक्शन ना करें। तो जानवर के जो डिस्चार्ज हैं उसको एग्जामिन करें। जो फाउल स्मेलिंग है वो फ्रीक्वेंटली सिग्निफाइज करेगी मेट्राइटिस को। तो जानवर को चेक करें सिम्टम्स के लिए, सारी सिम्टम्स उसमें देखें आप। गाय का अच्छी तरह चेकअप करें। डिप्रेशन अगर है तो उसमें ड्रॉपी एयर्स, स्लो रिस्पांस होगा। डिहाइड्रेशन में उसमें आप स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद सनकाइन आइज होगी उसकी, जानवर को भूख नहीं होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा और जानवर फीडिंग भी नहीं कर रहा होगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। एक अच्छा वेटनेरियन जो होगा ये वो सारा कुछ चेक करेगा, किसी एक साइन की बुनियाद पर किसी भी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर देगा। अब हम देखते हैं डिस्चार्ज आइडेंटिफिकेशन आफ्टर काविंग। साइंस ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो होंगे उनमें फाउल स्मेलिंग होगी, वाटरी होंगे डिस्चार्ज। उसके अलावा डिस्चार्ज का कलर जो है वो रेड, ब्राउन, ग्रे, क्लाउडी, लंपी भी हो सकता है। तो ये आपने कलर की बुनियाद पे डिस्चार्ज की एग्ज़ामिनेशन करनी है। तो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा उसमें ना ही कोई स्मेल होगी, तो वो मोस्टली ब्लड ही होगा। ग्रे किस्म का जैसे पस होती है उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं होगा। तो ये हम देख रहे थे मेट्राइटिस को। उसके अलावा एक और कंडीशन है, डिजीज़ है नमूनिया। नमूनिया डेयरी गाय में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये डेयरी प्रोड्यूसर के लिए इकनॉमिक लॉस का जो है वो बायस बन सकती है। नमूनिया से जानवर की डेथ होती है वो 24 to 36 आवर्स में, मतलब 36 घंटे में जानवर नमूनिया की वजह से एक्सपायर हो सकता है। लेकिन इसका इंसार अमोनिया की वजह बनने वाले ऑर्गेनिज्म पे भी होता है, लेकिन आमतौर पर इस पे तवज्जो नहीं दी जाती नमूनिया पे। और अगर ये केस क्रोनिक हो जाता है तो इसमें जानवर के परमानेंट लंग डैमेज हो सकते हैं। अलामात में हम देखेंगे फीवर, डिप्रेशन, इनएपिटेंस, उसके अलावा नेज़ल डिस्चार्ज, जानवर की ब्रीदिंग, ये सारा कुछ हमने नोट करना है। नेज़ल एंड आई डिस्चार्ज। नेज़ल डिस्चार्ज हमेशा नमूनिया को इंडिकेट नहीं कर रहा होता। प्रूलेंट नेज़ल डिस्चार्ज आ रहा होता है, ये एडवांस केस हो सकता है नमूनिया का जिसमें प्रूलेंट नेज़ल डिस्चार्ज हो। इसमें नाक से आने वाला जो मवाद है वो क्लाउडी होगा और थिक होगा और पस से मिलता जुलता होगा। This cloudy appearance is caused by white species that have localized in respiratory tract to attack the infection. तो इसमें और भी हम साइंस देखेंगे, सैलिवेशन, माइल्ड डायरिया, रैपिड शैलो ब्रीदिंग। तो नमूनिया को भी हमने टाइमली डायग्नोज करना है। अगर केस क्रोनिक हो जाता है तो हमारे लिए, फार्म के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें काविंग के बाद अपने जानवर को जल्दी हीट में लाने के लिए क्या प्रोटोकॉल देना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।
तो फ्रेश काउ थेरेपी जो है वो हम इन्वुलेशन पीरियड को रिड्यूस करने के लिए करते हैं ताकि जानवर जल्द ही एआई पे आ सके। इसमें हम इंट्रा यूट्राइन ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं। इट विल रिड्यूस इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। पाजुरेशन के बाद हमने जानवर को 3rd डे पे चेक करना है, उसमें पस वगैरह चेक करनी है। अगर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही नहीं है तो हमने वाश आउट देना है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करनी है। तो अल्टरनेट डे पे हमने चेक करना है, 3रे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन। तो जब जानवर नॉर्मल हो जाए तो हमने उसको रिलीज़ करना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो काउंटर इरिटेंट है। जैसे ही जानवर जोर लगाता है सारा मवाद बाहर निकाल देता है, मतलब पस, डेब्रिस वगैरह। इसके अलावा आप इंजेक्ट कर सकते हैं एंसेस्टीराइज, विटामिन A-D3। विटामिन ए जो है वो यूट्रस की एपिथेलाइजेशन में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। तो जब आपका जानवर नॉर्मल हो जाए तो उसको आपने 21 दिन पे या 24 दिन पे आपने लगा देना होता है पीजी। तो एक तो वो पीजी ने जो है वो सीएल को तोड़ना है ताकि जानवर दोबारा साइक्लिक फेज में आए, हीट में आएगा। इससे जानवर में टोन आएगी तो डेब्रीज वगैरह निकल जाएंगे। तो इसमें होता है यूट्रस स्वोलन भी होती है। हम इसमें आंसर देंगे। इन्वुलेशन पीरियड जो हम ले आते हैं वो तकरीबन 20 दिन से 30 दिन तक। तो इससे जानवर जल्दी हीट में आ सकते हैं, हमारा नुकसान भी कम होता है, ख़र्चा जो हम कर रहे होते हैं, काविंग इंटरवल भी नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर रिस्पॉन्स देंगे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन।